हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो आज 9 जून 2022 का जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो ये डेली न्यूज़पेपर की जो है सीरीज होती है और मैं डेली जो है वीडियो लेके आता हूँ। संडे को जो है बस वीडियो नहीं आता क्योंकि संडे को जो है आर्टिकल पब्लिश नहीं होते, मतलब जो एडिटोरियल्स हैं उनको जो है पब्लिश नहीं किया जाता। तो कल जो है मैंने आपसे तमिलनाडु के बारे में यहाँ पे बात की थी। तो तमिलनाडु के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। पहला, तमिल इज इन क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब तमिल जो लैंग्वेज है वो क्लासिकल लैंग्वेज है। इसके बारे में आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। उसके बाद वेगई रिवर जो है ये तमिलनाडु में ओरिजिनेट होती है। थर्ड है, कावेरी रिवर भी जो है तमिलनाडु में ओरिजिनेट होती है, मतलब इनका जो ओरिजिन है वो तमिलनाडु से होता है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट करना और ये भी बताना कि वेगई रिवर जो है कहाँ से ओरिजिन होता है। इसके अलावा कावेरी रिवर का जो है किस जगह से ओरिजिन होता है और कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज जो है आपको भारत में देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल अटेम्प्ट करना और कमेंट बॉक्स में जो है आपको आंसर करना है। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे जो है स्मार्ट कोर्सेज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। ना देखो, अगर हम देखते हैं तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया है और अब जो हाइक्स है वो यहाँ पे बढ़ेगी, मतलब जो ईएमआई है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो लोन्स है वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो रेपो रेट बेसिकली होता क्या है, आरबीआई ने ऐसा क्यों किया है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट जो है आपको रेपो रेट पे देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को जो है हम यहाँ पे इन डिटेल जो है डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये सेकंड आर्टिकल है, चाइना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है इंडिया बॉर्डर के पास में। तो ये जो है अलार्मिंग है। रिसेंटली यूएस के जो जनरल हैं उन्होंने जो है इस चीज़ को स्टेटमेंट दी है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है काफ़ी थ्रेट है और आपको पता होगा कि इंडिया बॉर्डर के आसपास जो है चाइना काफ़ी अपनी जो है जो फोर्सेज है उनको भी यहाँ पे बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी जो है यहाँ पे बिल्ड कर रहा है। जैसे अगर आप लद्दाख वाले सेक्टर में देखोगे तो आपको काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब चाइना जो है कंटिन्यूसली अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है बढ़ा रहा है इंडिया बॉर्डर के आसपास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईआईएससी बेंगलुरु की हम बात करेंगे। तो टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी में आपको जो है ग्लोबल रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में आपको देखने को मिलेगा। तो आईआईटी से जो है ये आगे निकल गया है। तो टॉप में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देखने को मिलेगा, फिर आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर। तो ये भी जो है हम देखेंगे। रिसेंटली 2023 का जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसको जो है पब्लिश किया गया है। तो बेसिकली भारत की जो है आपको 41 के लगभग जो है यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा टॉप में कौन है तो वो भी जो है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। एशिया में क्या रैंकिंग है, तो काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे बताया गया है ना। अब अगर हम देखें तो बेसिकली इस साल भारत जो है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है क्योंकि ग्रोथ रेट तो यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब हालांकि इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी ये मॉडरेट है, लेकिन बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। और जब 3 महीने जो है कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई क्या करती है, अपने रेपो रेट को यहाँ पे बढ़ा देती है। ठीक है, तो मनी को जो है यहाँ पे कंट्रोल करती है। मतलब जो मनी जो फ्लो हो रहा है पूरे देश भर में, जो पैसा जा रहा है उसको जो है यहाँ पे कंट्रोल करेगी। अब किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करेगी कि वो जो अपने रेट है उनको यहाँ पे बढ़ा देगी। देखो सिंपल होता है क्या, जैसे अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, ठीक है, अब उसका रेट है 6% का, लेकिन अगर बैंक इसी रेट को उठा के 8 या 10% कर दे तो आप क्या लोन लोगे? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि यार ये महंगा हो गया है, तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज का जो है यहाँ पे बैंक काम करता है। मतलब आरबीआई भी इसी तरीके से यहाँ पे काम करता है कि हमको अगर फ्लो को रोकना है, मनी के फ्लो को रोकना है, तो हम जो है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो है या तो इंसान कम लोन लेगा या तो वो बिल्कुल यहाँ पे लोन लेगा ही नहीं। तो इसी चीज को जो है यहाँ पे बताया गया है। तो भारत की जो आरबीआई की पॉलिसी है, मतलब मॉनेटरी जो कमिटी है, वो यहाँ पे ये कहती है कि इंडियन रुपीज को स्टेबल करने के लिए हम जो है जो रेपो रेट है उसको जो है यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और देखो इस पे अगर आप देखोगे तो कई सारे आर्टिकल्स जो यहाँ पे पब्लिश हुए हैं, कई सारे न्यूज़ जो है आपको देखने को मिलेंगे और इसको लेके मेन आपको एक एडिटोरियल भी जो है देखने को मिलेगा जो आगे जो है मैं डिस्कस करूंगा ना। पहले तो इस चीज़ को यहाँ पे समझ लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्डअप कर रहा है इंडिया बॉर्डर के पास। तो
ये जो है अलार्मिंग है। रिसेंटली इस चीज़ को यहाँ पे यूएस के जनरल ने कहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सियाचिन सेक्टर में, मतलब लेह वाले एरिया में, लद्दाख में, तो इस जगह पे जो है आपको चाइना के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। पेंगोंग सो लेक में भी अगर आप देखोगे तो चाइना और इंडिया के जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा और भी जगह जो है डोकलाम का इशू आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली जो पेंगोंग सो लेक है वो 1/3 जो है इंडिया का है और 2/3 जो है ये आपको चाइना का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो लद्दाख बॉर्डर है बेसिकली, जहां हमारी चाइना और इंडिया की बॉर्डर लगती है, उस जगह पे इंडिया और चाइना के बीच पे आपको काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। गलवान वैली का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, हालांकि भारत की सरकार तो यहाँ पे क्लियरली बताती कि हाँ हमारे इतने जवान जो है शहीद हो गए हैं, लेकिन चाइना की सरकार ऐसी है कि वो अपने जो सोल्जर्स हैं उनके बारे में भी यहाँ नहीं बताती। चाइना तो हमेशा यही कहता था कि हमारे जो है यहाँ पे सिर्फ 1-2 सोल्जर ही मारे गए हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट आई कि चाइना के करीब 40+ जो सोल्जर्स हैं उनकी जो है यहाँ पे डेथ हुई थी। तो ये काफ़ी जो है कंसर्न की बात है इंडिया के लिए। तो यूएस ने यहाँ पे वार्न किया है कि चाइना जिस तरीके से जो है अपने नेटवर्क को यहाँ पे बिल्डअप कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहा है, तो इंडिया को भी जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लेना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया भी जो है काफ़ी सारे स्टेप्स ऑलरेडी ले रहा है। और देखो चाइना ने मेनली जो है, आपको पता होगा कि जो हम्पनटोटा पोर्ट है बेसिकली, जो कि आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा, उसको लीज पे ले लिया। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो है आपका चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यूएस के जनरल यही कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए इंडिया को जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आरबीआई रेट हाइक एंड इट्स इम्पैक्ट। तो आने वाले समय में ईएमआई, लोन, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे होने वाले, मतलब व्हीकल लोन, होम लोन जो है, ये सब आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मेनली देखो हुआ क्या कि रेपो रेट जो है कंटिन्यूसली 5 वीक से यहाँ पे बढ़ रहा था, अब वो 90 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ा दिया गया है। और आरबीआई यहाँ पे ये कर रही है कि इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए यहाँ पे जो रेपो रेट है वो बढ़ा रही है। अब इन्फ्लेशन और रेपो रेट का क्या जो है रिलेशन है वो आपको जो है यहाँ पे मैं बता दूंगा, तो आपको जो है पूरी चीज़ें यहाँ पे समझ में जाएगी। मतलब आप ये समझ लो कि आने वाले समय में जो ईएमआई है वो यहाँ पे बढ़ेगी, जो लोन्स है वो यहाँ पे बढ़ेंगे। और ये आप चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हो कि क्या चार्ट हमको बता रहा है। तो महंगाई किस तरीके से यहाँ पे बढ़ी है देखो। पहले यहाँ पे 2014 के आसपास अगर आप देखोगे अप्रैल में, तो ये 8% के लगभग थी, मतलब महंगाई तो थी। इसके बाद यहाँ थोड़ा आगे आते तो 2017 में कम हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे बढ़ी, फिर जनवरी 2020 में ये 7.59 हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा फिर अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे अप्रैल 2021 में अगर आप देखोगे तो 4.23% था इन्फ्लेशन। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो आपको जो है 7.79% देखने को मिलेगा, मतलब सबसे हाई जो है हमको अभी देखने को मिल रहा है 2014 के बाद से। यहाँ पे 8.48% हो गया था, अब जो है 7.79% हो गया था। अब अगर आप देखोगे तो आरबीआई यहाँ पे ये कहता है कि हम इन्फ्लेशन को जो है यहाँ पे कितना मेंटेन करना चाहते हैं, 4% और प्लस माइनस जो है 2%, मतलब या तो -2% हो जाए +2% हो जाए, तो इतना जो है आरबीआई यहाँ पे संभाल लेता है। लेकिन इसके बियॉन्ड जब जाता है ना, तो जो है यहाँ पे टेंशन की बात बन जाती है कि आने वाले समय में इंडिया को जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। तो अब देखो रिसेंटली जो बाय मंथली रिव्यू है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया, मतलब 40 बेसिस पॉइंट जो है यहाँ पे बढ़ाया है। तो अनदर मतलब पहले जो है यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, अब जो है यहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट जो है और बढ़ा दिया है। तो मेनली आपको 0.4% जो है देखने को मिलेगा, मतलब 10 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.1%। ठीक है, तो अभी 4% था, तो अब इन्फ्लेशन जो है आपको 4.4% देखने को मिलेगा। बेसिकली जो रेपो रेट है पहले 4% था, अब जो है आपको 4.4% देखने को मिलने वाला है। अब जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके रिस्पॉन्स में आरबीआई जो है इस तरीके के स्टेप ले रहा है। और आरबीआई ने यहाँ पे वार्न भी किया है कि आने वाले समय में और जो है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बढ़ेंगे, क्योंकि जो महंगाई है वो बिल्कुल यहाँ पे बढ़ रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। देखो इन्फ्लेशन सिंपली टर्म्स में जो है इसको कहते हैं हम महंगाई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है। और आरबीआई ने कुछ रूल्स जो है यहाँ पे सेट करके रखे हैं कि भाई इन्फ्लेशन जो है 4% होना चाहिए और +-2% होना चाहिए। तो इतना जो है हम यहाँ पे कर लेंगे, मतलब इतना जो है चीज़ें हम यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो भारत में इन्फ्लेशन जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अप्रैल में भी बढ़ा, 6 पॉइंट समथिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर मई में भी अगर आप दोगे तो 6 पॉइंट के आगे आपको देखने को मिलेगा। जून में आपको जो है और ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूसली पिछले 3 महीनों से जो महंगाई है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये जो महंगाई बढ़ रही है इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भैया हमको जो है पैसों की सप्लाई यहाँ पे कम कर देनी होगी।
मतलब जिसको इकोनॉमिक टर्म में यहाँ पे लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी को हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, तो पैसों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा फ्लो जो है यहाँ पे कम कर देंगे। मतलब मार्केट में उतना पैसा नहीं होगा, बैंक के पास भी उतना पैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये बैंक को पैसे नहीं देंगे, बैंक को ये पैसे देंगे, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। अब हाई इंटरेस्ट रेट पे जब देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां बैंक इनसे जो है 10 लाख रुपए लेने वाला होगा, तो वहां जो है 5 लाख में काम चलाएगा। तो सिंपली जो है इस तरीके से आरबीआई यहाँ पे काम करती है। जिस तरीके से हमारे घर पे जो है काम होता है ना, जैसे मान लो हमारा बजट नहीं बन रहा तो हम कम बजट में भी यहाँ पे काम करने की सोचते हैं, तो उसी तरीके से जो है आरबीआई भी यहाँ पे काम करता है। अब देखो रेपो रेट क्या होता है। अब अभी तक तो मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे रेपो रेट लेके आ गया कि रेपो रेट जो है आरबीआई यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो अब रेपो रेट क्या होता है वो समझ लो। तो भाई रेपो रेट का मतलब होता है कि वो रेट जिस रेट पे बैंक जो है आरबीआई से लोन लेता है। जी हाँ, देखो हमको जैसे हम ह्यूमन है, हमको लोन लेना होगा तो हम जाएंगे बैंक के पास, लेकिन अब जो लोन है वो 100-200 करोड़ का है मान लो, या और ज़्यादा है, या बैंक के पास पैसे खत्म हो गए या बैंक के पास पैसे कम है, तो बैंक भी यहाँ पे लोन लेगा तो किससे लेगा, आरबीआई से। ठीक भैया, पैसे जो है आप यहाँ पे दे दो, तो आरबीआई भी कुछ इंटरेस्ट रेट पे देता होगा। जिस तरीके से हम बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं लोन का, तो ऐसे आरबीआई भी यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट देता होगा। तो जी हाँ, तो 4% जो है यहाँ पे पहले रेपो रेट था। तो जो परसेंट पे आरबीआई बैंक को लोन देता है उसी को जो है हम रेपो रेट कहते हैं। तो रिसेंटली क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो सेंट्रल बैंक चार्ज करते हैं कैश बोरो, जो कमर्शियल बैंक करते हैं, उसको जो है हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, जो देखे, तो इसको अगर आप डेफिनेशन के फॉर्म में समझोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑन द कैश बोरोड बाय कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। मतलब जो आरबीआई है, अगर वो एसबीआई को लोन देता है, ठीक है, ये कमर्शियल बैंक एसबीआई को लोन देता है, तो जिस रेट पे ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा इसी को कहा जाएगा रेपो रेट। अब एग्जांपल भी आप देख लो, तो रेपो रेट मान लो 10% है। अगर लोन कमर्शियल बैंक लेता है, मतलब एसबीआई यहाँ पे लोन लेता है आरबीआई से, ठीक है, तो कितना है, 10,000 यहाँ पे लोन ले रहा है, तो आरबीआई को जो है यहाँ पे लोन पे करना, मतलब इंटरेस्ट पे करना होगा। मतलब कमर्शियल बैंक जो है, मतलब जो एसबीआई बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से, उसको 1,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे करना होगा, जो कि 10% है। तो इसी तरीके से जो है बैंक और जो आरबीआई है वो जो है यहाँ पे काम करते हैं। अब महंगाई बढ़ रही है, अब इसको कम करने के लिए, इसको मतलब महंगाई को मेंटेन करने के लिए जो फ्लो है वो यहाँ पे कम कर दिया जा रहा है, पैसों का जो फ्लो है वो कम कर दिया जा रहा है। तो अब इससे होगा क्या कि देखो, जैसे अब बैंक जो है यहाँ पे लोन लेने वाला होगा 100 करोड़, तो वो लेगा कितना, 50 करोड़। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ गया। इसके अलावा जो दूसरे बैंक है, मतलब यहाँ तो आरबीआई की बात हो गई, लेकिन अब हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, कमर्शियल बैंक और ह्यूमन के बारे में। मान लो हम अगर बैंक के पास जाते हैं, तो अब देखो क्या होगा। अभी हम सोच रहे थे बाइक लेने का या कार लेने का, भैया लोन जो है यहाँ पे ठीक रेट पे मिल रहा है तो ले लेते हैं, लेकिन अब जो है जब रेपो रेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो जो बैंक का इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। बैंक भी जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, तो जो लोन है आगे चल के वो भी यहाँ पे महंगी होगी। इसके अलावा जो ईएमआईज हैं, ईएमआईज जो है, ईएमआई भी अब महंगी होंगी, व्हीकल लोन जो है यहाँ पे महंगे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब बैंक को खुद यहाँ पे ज़्यादा रेट पे पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पे यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, तो जो बैंक है, जो हम जिससे हम जो है लोन लेने वाले हैं, वो भी हमको जो है महंगा ही लोन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। तो सीधी सी बात है कि ईएमआई पे भी जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लगेगा, मतलब ईएमआई बढ़ेगी, व्हीकल लोन बढ़ेगा, हाउस लोन जो है यहाँ पे बढ़ेगा। तो अब बहुत सारी चीज़ों के दाम जो है आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अब क्या होगा, जो डिमांड और सप्लाई है, मतलब देखो जो सप्लाई तो बराबर है यहाँ पे, लेकिन जो डिमांड है ना वो यहाँ पे हल्की सी जो है आपको कम होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो बेसिकली जब लोगों के पास यहाँ पे पैसा ही कम होगा, तो लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, डिमांड ही कम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे जो है इन्फ्लेशन यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है जो रेपो रेट है उसको बढ़ाया जा रहा है, और अल्टीमेटली रेपो रेट जब बढ़ेगा तो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने वाला है। तो ईएमआई जो है और ये सब जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे जो है मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया हो कि आरबीआई जो है क्यों यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ा रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखोगे तो क्यूएस की वर्ल्ड रैंकिंग आई है, इसमें 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को जो है यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। तो जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 2023 की ये आई है, इसमें 41 जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे टॉप में आपको आईआईएससी बेंगलुरु देखने को मिलेगा, जिसका रैंक आपको 155 देखने को मिलेगा ऑल ओवर। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के टॉप में जो है आपको कौन देखने को मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा आईआईएससी बेंगलुरु।
2023 में करीब 155 यूनिवर्सिटीज़ को जो है यहाँ पे रैंक किया गया है। 2022 में करीब 186 थी। ठीक है, तो फर्स्ट IISc बेंगलुरु हुई यहाँ पे, है ना। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर आप वर्ल्ड टॉप 20 देखोगे तो टॉप 20 में आपको MIT जो है देखने को मिलेगी। MIT जो कि इंस्टीट्यूशन NUS जो है बेसिकली यहाँ पे MIT है। और फिर सेकंड में आपको जो है यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। थर्ड में जो है आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखने को, थर्ड में जो है आपको स्टैनफोर्ड मिलेगी, और फिर जो है आपको ऑक्सफोर्ड देखने को मिलेगी, फिर है हार्वर्ड। और QS वर्ल्ड जो रैंकिंग है ये बेसिकली आपको UK की देखने को मिलेगी। मतलब इंग्लैंड में जो है एक कंपनी है लिमिटेड करके, तो वो जो है यहाँ पे इसको पब्लिश करती है। तो अगर आप एशिया में देखोगे तो चाइना की जो है करीब 71 आपको टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, टॉप 10 में यहाँ पे जो है आपको इन सब देशों की एशिया में कोई यूनिवर्सिटी हमको देखने को नहीं मिलती। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो है आपको टॉप 200 में देखने को मिलने वाली है। मतलब टॉप 100 में भी नहीं, 50 में भी नहीं, टॉप 20 में भी नहीं, टॉप 10 में भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। तो जो QS सिस्टम है बेसिकली, जो ये पूरा जो QS वर्ल्ड रैंकिंग होती है, ये 3 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल ऑल रैंकिंग जो है यहाँ पे बताई जाती है। इसके अलावा सब्जेक्ट रैंकिंग को जो है यहाँ पे बताया जाता है। 5 इंडिपेंडेंट रीजन इनके टेबल्स हैं। एशिया, लैटिन अमेरिका, इमर्जिंग यूरोप, सेंट्रल एशिया, अरब रीजन, ब्रिक्स। तो इन सब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है यहाँ पे रैंक किया गया है। और ये UK बेस्ड जो है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की जो है आपको ये एक संस्था देखने को मिलेगी जो इसको जो है आप पब्लिश करती है। तो कोई से अगर किसी ने आपसे पूछा है तो QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है यहाँ पे कौन पब्लिश करता है, तो UK की एक जो कंपनी है वो जो है यहाँ पे पब्लिश करती है। तो बेसिकली ये इंग्लैंड से जो है यहाँ पे बिलोंग करती है। तो अब अगर आप देखोगे तो इंडिया की 41 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको जो है टॉप पे देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा IIT भी है। ठीक है, इसके अलावा IIT बॉम्बे भी जो है आपको टॉप पे देखने को मिलेगा। मतलब IISc बेंगलुरु ने इस बार जो है सबको यहाँ पे पीछे कर दिया है। तो IITs भी यहाँ पे पीछे हैं। सबसे टॉप पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो बेसिकली जो IISc बेंगलुरु है वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टॉप 10 इंस्टीट्यूशन देखोगे तो MIT है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, कैलटेक है। इसके अलावा इंपीरियल कॉलेज लंदन है, UCL है, ETS ज्यूरिख है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है। इसके अलावा NUS सिंगापुर है, पीकिंग यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इनमें इंडिया की आपको एक भी यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। और इंडिया की मेनली कितनी जो है यूनिवर्सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया, तो 41 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको इनमें देखने को मिलने वाली हैं। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसकी हैं, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो है चाइना की देखने को मिलेगी। मान लो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आ गया QS वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी 2023 की रैंकिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी टॉप पे हैं वो भारत की हैं, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है चाइना की है। एशिया की रैंकिंग की अगर हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेकंड नंबर पे जो है कौन है, तो सेकंड नंबर पे आपको जो है यहाँ पे जापान देखने को मिलेगा। जापान की भी करीब लगभग आपको 50 यूनिवर्सिटीज़ जो है देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा थर्ड पे जो है आपको भारत देखने को मिलेगा इन एशिया। तो एशिया में भारत जो है आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रूनी। तो ब्रूनी के जो है आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान की भी आपको 13 के लगभग जो है यहाँ पे रैंकिंग देखने को मिलने वाली है। तो चलो, पाकिस्तान में भी काफ़ी जो है अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक ठाक है, 13 इनकी यूनिवर्सिटी है। खैर मेरे हिसाब से पाकिस्तान तो यहाँ पे टॉप 500 में ही आया होगा। देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो पाकिस्तान जो है आपको टॉप 500 में ही देखने को मिलेगा, और 3 यूनिवर्सिटी बस जो है आपको इनकी टॉप 500 में देखने को मिलने वाली है। तो एट लास्ट हम जो है अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तमिलनाडु के स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे आपको बताने कौन से सही है कौन से गलत। तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज है, जी हाँ बिल्कुल। 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, तो उसमें तमिल है, तेलुगु है, ठीक है, इसके बाद जो है कन्नड़ा है, और इसके बाद जो है उड़िया है, ठीक है, इसके बाद जो है मलयालम है, और संस्कृत है। तो ये जो है आपको यहाँ पे बेसिकली जो है आपको 6 जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो तमिल है, तेलुगु है, तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में, तेलुगु बोलते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, कन्नड़ा बोलते हैं कर्नाटका में, और मलयालम बोलते हैं केरल में। ठीक है, इसके अलावा उड़िया जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो उड़िया जो है आपको उड़ीसा में बोली जाती है, और संस्कृत जो है आपको हमारी लैंग्वेज जो है क्लासिकल लैंग्वेज देखने को मिलेगी। हालांकि संस्कृत जो है बोलते नहीं, हिंदी बोलते हैं। सेकंड आते हैं वैगई रिवर जो है, ये तमिलनाडु में ओरिजिनेट होती है, जी हाँ बिल्कुल तमिलनाडु में ओरिजिनेट होती है, और मदुरई जो है आपको वैगई नदी के किनारे ही देखने को मिलेगा।
कावेरी रिवर तमिलनाडु में ओरिजिनेट होती है? नहीं, ये कर्नाटका से आती है। कर्नाटका में जो है ओरिजिनेट होती है कावेरी नदी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये था एनालिसिस, जिसमें जो है हमने 9 जून का जो आर्टिकल है, जो 9 जून के जो आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए उन सबको यहाँ पे देखा है। तो एटलास सहयोग कि आपको जिस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आपको लगता है कि अगर कुछ और इंप्रूवमेंट करना है तो बिल्कुल जो है आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय।